सभी विद्यार्थियों का इस कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का जो ये टॉपिक है वो है वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि। हमारा टॉपिक है शब्द शुद्धि या वर्तनी शुद्धि। शब्द शुद्धि या वर्तनी शुद्धि अपना टॉपिक है। तो देखिए, जिस प्रकार हम शब्दों को या वर्तनी को अशुद्ध लिखते हैं, वो किस किस प्रकार से हम उनको जो है पहचान सकते हैं, ये हम इसके कुछ बिंदुओं के द्वारा हम जो है पढ़ेंगे। पहला बिंदु है किसी क्षेत्र विशेष में उच्चारण गलत होने के कारण वर्तनी में अशुद्धि। यानी कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहां जो हिंदी के मूल शब्द हैं, जो संस्कृत से आए हुए हों, वो उच्चारण में जो है हम उनको जो है गलती कर पाएंगे। तो हम उनको किस प्रकार पहचानेंगे? तो देखिए, जैसे किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है अक्षर, लेकिन सही शब्द क्या है? अक्षर। सही शब्द क्या है? अक्षर। किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है परीक्षा, लेकिन सही शब्द क्या है? परीक्षा। सही शब्द क्या है? परीक्षा। इसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है अज्ञान, जबकि सही शब्द क्या है? अज्ञान। किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है विज्ञान, जबकि सही शब्द क्या है? विज्ञान। यानी इन दोनों उदाहरणों में हम देखें तो जो ये क्षय है, जो मूल शब्द अपना क्षय है, जो कैसे बनता है? ये क और से। ये क्षय का जो उच्चारण है, ये किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार से हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां वर्तनी में अशुद्धि आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो अपना संस्कृत में इसका उच्चारण होता है ज्ञ, जैसे विज्ञान, अभिज्ञान, लेकिन हमने इसको हिंदी में गे की तरह उच्चारण करना शुरू कर दिया है, इसलिए इसको हम जो लिखने भी किस हिसाब से लग गए? ये। तो ये दोनों जो अशुद्धियां हैं, ये उच्चारण को गलत तरीके से करने के कारण है, और ये उच्चारण सभी जगह नहीं होता है, किसी क्षेत्र विशेष में होता है। फिर देखिए, दूसरा जो बिंदु है उसके कारण भी अपने जो है उच्चारण के अलावा जो है इसमें किस प्रकार अशुद्धि आ सकती है, किस प्रकार जो हम उनको गलत लिखते हैं। तो देखिए, जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द वो हैं जो हमने संस्कृत से लिए हैं। जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द में अंत की ध्वनि, तत्सम शब्द में अंत की ध्वनि ई को ई लिख देना। यानी जो तत्सम शब्द हैं उनके अंत की ध्वनि ई आएगी, लेकिन हम ऐसा छोटी, यानी ये छोटी की मात्रा है, ये इस प्रकार की जो मात्रा है ये छोटी की मात्रा,
तो इस प्रकार के शब्द को, अंतिम को हम कैसे लिख देंगे, ये इस प्रकार की मात्रा में लिख देंगे तो ये अशुद्धि हो जाएगी। जैसे देखेंगे अतिथि, ये गलत है क्योंकि अंतिम ध्वनि को अपने को छोटी ई की रखना, अतिथि। फिर देखिए 12वीं, ये मैंने शुद्ध लिख दिया यहाँ क्योंकि आदत है शुद्ध लिखने की। तो बारहवीं अशुद्ध इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन हम जो इसको शुद्ध इस प्रकार करेंगे, छोटी की मात्रा। इसी प्रकार देखिए अंजलि, ये अशुद्ध है, अपने को अंजलि इस प्रकार लिखना है। इसी प्रकार देखिए ब्रकुटी, ये अशुद्ध है, अपने को ब्र कु और टी ये शुद्ध है। इस प्रकार देखिए निधि, ये गलत शब्द है, निधि ये सही शब्द है। यानी ये जितने भी अशुद्ध शब्द थे, इन सब अशुद्ध शब्दों में जो अंतिम ध्वनि थी वो ई थी, लेकिन संस्कृत में इन सब की जो अंतिम ध्वनि है वो ई है। तो ये अशुद्धि हम करते हैं। तीसरी देखिए, तीसरी अशुद्धि हम किस, तीसरा बिंदु देखिए अपना, तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संधि का ज्ञान नहीं है तो, अगर संधि का ज्ञान अपने को नहीं है तो भी जो है हम वर्तनी की अशुद्धि कर देंगे। जैसे देखिए मैंने यहां कोई शब्द लिखा अत्यधिक, अब ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि मूल शब्द होता है अत्यधिक, क्योंकि इसकी संधि विच्छेद होती है अति धन अधिक, अति धन अधिक। अगर मुझे संधि का ज्ञान है तो देखिए ये इसमें जो है ई स्वर है और ई के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये यण संधि का उदाहरण है, और यण संधि में ई के बाद ए समान स्वर आ जाए तो ये ई किस में बदल जाता है, ये में बदल जाता है। ई किस में बदल जाता है, ये में। तो अब देखिए ये ए, फिर चूंकि इस तय में से अपन ने ई निकाल दिया था तो तय आधा बच रहा है, ये आधा तय। अब ये में ये स्वर मिल जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा, और ये दिक जो है हमने यहां से उठा लिया। तो यदि अपने को संधि का ज्ञान नहीं है, तो संधि का ज्ञान नहीं है तो हम जो है अत्यधिक शब्द लिखेंगे, जो गलत है। सही शब्द है अत्यधिक। दूसरे उदाहरण देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, आप भी मेरे के साथ जो है करते चलें। अभ्यर्थी, यह शुद्ध शब्द है। फिर इसी प्रकार देखिए अभ्यर्थना, यह शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार देखिए अभिप्सा, यह शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार देखिए गत्यावरोध, यह शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार देखिए सदोपदेश, यह शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार देखिए अत्युक्ति, यह शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार देखिए उपरोक्त, यह शुद्ध शब्द है। क्यों अशुद्ध शब्द है? जो यहां देखेंगे यह शुद्ध शब्द होगा अभ्यर्थी। क्यों होगा? अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी। अभ्यर्थना में भी देखिए
अभिधन अर्थना, इसलिए क्या हो जाएगा, अभ्यर्थना हो जाएगा। अभ्यर्थना जो है गलत शब्द है। इसी तरह देखिए यहां अभिधन ईप्सा, तो क्या हो जाएगा, अभिप्सा, दीर्घ संधि का यह उदाहरण है। इसी प्रकार देखिए गतिधन अवरोध, तो होना क्या चाहिए, गत्यवरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गत्यवरोध। इस प्रकार देखिए सत धन उपदेश, क्या हो जाएगा, सदुपदेश। इसी प्रकार देखिए अतिधन उक्ति, क्या हो जाएगा, अत्युक्ति। इसी प्रकार देखिए ऊपरी धन उक्त, ये हो जाएगा उपर्युक्त। यानी ये जो संधि का ज्ञान अगर अपन नहीं रख पाएंगे कि कहाँ यण संधि, कहाँ गुण संधि, कहाँ दीर्घ संधि का सही शब्द कौन सा है या उसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो हम ये जो संधि की गलतियां भी कर पाएंगे। इनको अपने को जो है समझना है। अब देखिए कभी संयोग भी जो है होता है, लेकिन हम उसको गलत लिख देते हैं, यानी संधि नहीं होती है, संयोग होता है। जैसे देखिए पुनरावलोकन, अब ये गलत शब्द है, सही शब्द है पुनरावलोकन। क्यों है, क्योंकि पुनर धन अवलोकन होगा, संधि नहीं है, ये संयोग है। इसी प्रकार देखिए पुनरुत्थान, ये भी गलत शब्द है, सही शब्द है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान इसका सही शब्द है, क्योंकि इसका हो जाएगा पुनर्धन उत्थान। इसी प्रकार देखिए तदुपरांत, ये गलत शब्द है, सही है तदुपरांत। क्यों, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके तदधन उपरांत। तो ये कुछ संयोग का भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे एक उदाहरण है, ये दूरावस्था, ये गलत शब्द है, इसको अपन लिखते हैं दूरावस्था, ये इसका सही शब्द है। तो संधि और संयोग का अगर हम ध्यान रख पाएंगे तो शब्दों का जो है शुद्ध हम कर पाएंगे। फिर देखिए चौथा बिंदु, देखें किस प्रकार हम गलती करते हैं। तो चौथा बिंदु जो है अपना, वो है संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जिनमें रे व्यंजन हो, संस्कृत के शब्द जिनमें रे व्यंजन हो और उनके अंत में, उनके अंत में या तो ई प्रत्यय आए या इत प्रत्यय आए, ई या इत प्रत्यय, ध्यान रखें, ई या इत प्रत्यय हो तो रे जो है ये री में बदल जाता है। रे किस में बदल जाता है, री में
बदलता है, री में बदल जाता है। कब बदलेगा? जब जो र व्यंजन आ रहा है और उस र व्यंजन वाले शब्द में अंत में या तो ई उपसर्ग छोटा या ईत उपसर्ग लगा है, तो फिर जो है वो र जो है री में बदल जाएगा। जैसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुग्रह है, ये गलत शब्द है, हम लिखते हैं इसको अनुग्रह। ये सही शब्द है, ये सही शब्द है, ये गलत शब्द है। लेकिन मान लो अगर आपको अनुग्रहित ऐसा लिखा हुआ आ जाए या फिर आ जाए अनुग्रहित, तो दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी शब्द में र व्यंजन आ रहा तो यहां ये र व्यंजन है। अब ये अनुग्रह शब्द में र व्यंजन था, मूल सही शब्द ये है। तो अगर र व्यंजन आ जाए अंत में या ई या इत प्रत्यय हो, तो यहां इत प्रत्यय लगा रहे हैं हम। तो जब इत प्रत्यय लगा रहे तो हमारा नियम कह रहा है कि र को किस में बदल देना? री में। तो हम इसको सही शब्द लिखेंगे अनु, ये र को मैं यहां री में बदल रहा हूं और ये इत प्रत्यय अनुग्रहित, ये अपना सही शब्द होगा। फिर जैसे एक संग्रह है, ये भी गलत शब्द है, क्योंकि सही शब्द होता है संग्रह है। अब मान लो आपको संग्रहित करना है, तो अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो भी गलत है, या फिर इस प्रकार लिखा आ रहा है तो भी गलत है, क्योंकि र को री में बदलना अपने को, तो हम करेंगे संग्रहित। ये अपना जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा। और इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। देखिए, कुछ और शब्द मैं यहां लिख रहा हूं जो आप उनको करने की कोशिश करें। जैसे ये अधिग्रहित ऐसा लिखा गया, या फिर आ गया अधिग्रहित, तो ये अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि री स्वर में अपने को बदलना, लास्ट में इत प्रत्यय आ रहा है, तो हमारा सही शब्द होगा अधिग्रहित, अधिग्रहित। इसी प्रकार देखिए, ये सृष्टा, ये गलत शब्द है, क्योंकि शुद्ध शब्द है अपना। शुद्ध शब्द क्या है? ये सृष्टा, बहुत बार पूछा गया, ये शुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है। अब सृष्टा से सृष्टि बनानी है, तो हम जो सृष्टा से सृष्टि बनाएंगे, अगर ऐसे बनाते हैं तो भी गलत होगी, और ऐसे बनाते हैं तो भी गलत होगी, क्योंकि रे स्वर री में बदलेगा तो श्री, और ये ई प्रत्यय छोटा आना चाहिए, तो सृष्टि। इसी प्रकार देखिए, ये हम दृष्टा लिखते हैं, ये गलत लिखते हैं, दृष्टा ये सही है। और अब दृष्टा से दृष्टि बनाना अपने को, तो दृष्टि में देखिए, अगर ये इस प्रकार की दृष्टि लिखी हुई है तो भी गलत है, और ये गलत हो गया, इसको छोड़ दी, ये फिर गलत हो गया। अगर इस प्रकार की दृष्टि लिखी हुई है तो भी गलत है, क्योंकि अपनी जो सही शब्द होगा ये दृष्टि होगा। सही शब्द क्या होगा? ये दृष्टि सही शब्द है, क्योंकि इसमें ई स्वर आ रहा है। तो ये अगर अपने को ध्यान होगा कि र व्यंजन है, लास्ट में ई या इत प्रत्यय आ रहा है, तो फिर जो है हम उसको र को री में बदल पाएंगे। फिर देखिए, जो अपना पांचवा बिंदु है, ये किस प्रकार की अशुद्धि होती है? तो संस्कृत के अनुस्वार, अनुस्वार कैसे लिखते हैं आप जानते हैं, ये ऊपर बिंदी बनाते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार वह अनुनासिक व्यंजन
युक्त शब्द जो अब हिंदी में क्या हो गए, तद्भव हो गए। कहने का मतलब यह है, संस्कृत के वो शब्द जिनके अनुस्वार लग रहा है या अनुनासिक व्यंजन है, लेकिन हिंदी में जो हमने उसको बिगाड़ लिया, तद्भव रूप कर दिया उनका। तो और तद्भव रूप क्या किया, इस अनुस्वार की जगह हमने क्या लगा दिया, अनुस्वार की जगह क्या लगा दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया। अनुस्वार की जगह क्या लगा दिया, चंद्र बिंदु। अगर हम इसको अगर मूल रूप में लिखेंगे तब तो क्या करेंगे, अनुस्वार लगाएंगे। लेकिन यदि हमने इसको तद्भव बना दिया, तद्भव शब्द बना दिया है, तो फिर इसमें अनुस्वार जो है ये गलत होगा और चंद्र बिंदु जो है ये अपना सही होगा। चंद्र बिंदु उसकी जगह सही होगा और अनुस्वार अपना गलत होगा। जैसे देखेंगे कुछ उदाहरण। और यहां ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि तत्सम और तद्भव पूछे तो जो तत्सम शब्द है यानी जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें चंद्र बिंदु वाला कोई भी शब्द नहीं होता है, क्योंकि चंद्र बिंदु संस्कृत में होता ही नहीं। और केवल ये जो चंद्र बिंदु होता है ये हिंदी में होता है, यानी तद्भव शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में नहीं होता है। उदाहरण देखिए, जैसे ये मैंने शब्द लिखा अंधकार, तो ये गलत शब्द है। क्यों गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये तत्सम है और तत्सम है तो चंद्र बिंदु नहीं आना चाहिए, इसलिए सही शब्द होगा अंधकार। सही शब्द क्या होगा, अंधकार। क्यों, क्योंकि ये तत्सम शब्द है और तत्सम शब्द में क्या आएगी, ये बिंदी आएगी यानी अनुस्वार आएगा। लेकिन अब यहां ध्यान दो, अगर मैंने अंधेरा लिख दिया तो ये अंधेरा जो है ये गलत शब्द हो गया, क्योंकि शुद्ध शब्द होगा अंधेरा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये हिंदी का शब्द है यानी तद्भव है और तद्भव में क्या लगना चाहिए, केवल चंद्र बिंदु लगना चाहिए, अनुस्वार नहीं लगेगा। केवल चंद्र बिंदु लगेगा, अनुस्वार नहीं लगेगा। और उदाहरण है बहुत सारे, जैसे देखिए ये गांधी गलत लिखते हैं, गांधी ये सही शब्द है, गांधी ऐसे गलत लिखते हैं, ऐसे सही है। ये बांध गलत है, हम लिखते हैं ये बांध। इस प्रकार चंद्र बिंदु वाला आना चाहिए। इसी प्रकार ये गांठ गलत लिखते हैं, ये गांठ इस प्रकार का आना चाहिए। ये गांठ ऊपर चंद्र बिंदु आना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है, ये सही होगा। इसी प्रकार देखिए यहां और लिख रहा हूं मैं आंख, ये गलत शब्द है, सही शब्द होगा आंख। इसी प्रकार देखिए आंधी, ये गलत शब्द है, सही शब्द होगा आंधी। इसी प्रकार देखिए ऊंट, ये गलत शब्द है, सही शब्द होगा ऊंट। इसी प्रकार ये मूछ, ये गलत शब्द है, मूछ ये सही शब्द है। इसी प्रकार देखिए आंसू, ये अनुस्वार वाला गलत है, आंसू ये सही शब्द। कहने का मतलब अनुस्वार केवल संस्कृत वाले शब्दों में लगेगा, तत्सम शब्दों में लगेगा, और जो चंद्र बिंदु है वो आपके तद्भव शब्दों में लगेगा, हिंदी के शब्दों में लगेगा। और
ये चंद्र बिंदु भी, यहां ध्यान दे, चंद्र बिंदु जो है ये ज्यादातर या तो आ स्वर पे लगता है या ऊ स्वर पे लगता है। ये दोनों स्वर हो वहां पर ज्यादातर चंद्र बिंदु लगता है। कभी कभी कुछ 2-5 शब्द ऐसे हो सकते हैं जहां पर, जैसे ये अंधेरा है, ये आ और ऊ नहीं है, फिर भी यहां लग गया है। लेकिन बाकी देखिए, गांधी, बांध, गांठ, आंख, आंधी, ऊंट, मूछ, आंसू, इसमें सब में या तो आ है या ऊ है। फिर आगे का अपना जो है बिंदु चलते हैं कि किस प्रकार की हम अशुद्धि करते हैं। नंबर 6 देखिए, बिंदु नंबर 6 ये कह रहा है कि संस्कृत के कुछ शब्द हैं, संस्कृत के कुछ शब्द में जो है इत प्रत्यय नहीं लगता। संस्कृत के कुछ शब्द में इत प्रत्यय, या शब्दों में कर दो, शब्दों में इत प्रत्यय नहीं लगता। अगर इत प्रत्यय लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इत प्रत्यय यदि हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, ये मैं यहां शब्द लिख रहा हूं क्रोधित। अब ये संस्कृत का शब्द है और इत प्रत्यय इसमें नहीं लगता है, तो क्या शुद्ध होगा? या तो आप लिखो क्रोध या फिर लिखो क्रुद्ध। क्या लिखोगे? क्रुद्ध। या तो क्रोध लिखो या लिखो क्रुद्ध। इसी प्रकार लिखिए, देखिए अभिशापित, क्या शब्द है? अभिशापित। तो इसमें भी इत प्रत्यय नहीं लगना चाहिए। या तो आपका सही शब्द बनेगा अभिशाप या फिर बनेगा आपका अभिशप्त। फिर इसी प्रकार देखिए आकर्षित, यह भी अशुद्ध है, क्योंकि या तो आपका शब्द बनेगा आकर्षण या बनेगा आकृष्ट, ये सही शब्द है। इसी प्रकार ये त्रसित भी गलत है। क्यों? क्योंकि सही शब्द है त्रस्त। इसी प्रकार देखिए ये ग्रसित भी गलत है, क्योंकि सही शब्द बनेगा ग्रस्त। ग्रसित भी गलत है, सही शब्द क्या बनेगा? ग्रस्त। और उदाहरण हम देख लेते हैं इसके। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण है व्यापित। इसमें भी इत प्रत्यय नहीं लगना चाहिए, या तो ये शब्द बनना चाहिए व्याप्त। इसी प्रकार देखिए संयमित, ये भी गलत है। सही शब्द होना चाहिए या तो संयम या संयत। इसी प्रकार देखिए हतोत्साहित, तो सही शब्द क्या है? हतोत्साह है। इत प्रत्यय इसमें भी नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार अभिष्टित, ये भी गलत है, क्योंकि सही शब्द है आपका अभिष्ट। इसी प्रकार देखिए अनुवादित, ये भी गलत शब्द है, इत प्रत्यय लग रहा है इसमें भी। अनुवाद या फिर होता है अनुदित। इसी प्रकार प्रफुल्लित, और सही शब्द होता है प्रफुल्ल। तो ये इत प्रत्यय नहीं लगने चाहिए
और जहां लग जाते हैं वो शब्द गलत हो जाते हैं, तो हम अभ्यास के द्वारा इनको सही कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है अपना, उसमें चलते हैं कि उसके द्वारा हम किस प्रकार अशुद्धि को जो है पता कर पाएंगे। अगला बिंदु अपना 7वां है कि है जो व्यंजन है व्यंजन, ये स्वर रहित है। अभी जो लिखा मैंने स्वर रहित है, अलंत है, इसको कैसे लिखें? शब्द में कैसे लिखें? अगर ये लिखना आ गया तो हम गलती नहीं कर पाएंगे, नहीं लिखना है तो गलत शब्द लिख पाएंगे। जैसे देखिए, मैंने लिखा चिन्ह, ये गलत हो गया। बोल जरूर हम बोले न को पहले रहे हैं, लेकिन वो चूंकि हमारे व्यवहार में आ गया है इसलिए गलत हो गया है। बाकी देखिए, शुद्ध शब्द होगा चिन्ह या चिन्ह, है पहले बोला जाएगा। इसी प्रकार देखिए, गलत शब्द आह्लाद या आह्लाद, ये भी गलत शब्द है दोनों। सही शब्द है आ, ये है के पैर में, ये ला द, आह्लाद। या अगर इसको आप बाहर निकाल के लिखें तो ऐसे लिखेंगे आह्लाद। ठीक है। फिर देखिए, प्रह्लाद, ये भी गलत शब्द है, इसको सही शब्द लिखेंगे प्रहलाद या फिर लिखेंगे प्रहलाद, ये सही शब्द है। इसी प्रकार ये बहुत बार पूछा जाता है जानहवी, ये भी गलत लिखा हमने। सही शब्द होगा जाह्नवी, जाह्नवी। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जाह्नवी, ये गंगा का पर्यायवाची है, गंगा नदी का पर्यायवाची है। इसी प्रकार देखिए, ये आग का, ये भी बहुत बार पूछा जाता है वन्नी, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है? या तो इसको लिखो वहनी या फिर लिखो वह है के पैर में वहनी। इसी प्रकार और 2-3 उदाहरण है जो भी देख लेते हैं हम। और उदाहरण देखिए, एक ये भी बहुत बार पूछा जाता है ब्रह्मा, ये गलत है। कैसे लिखेंगे? ब्र है में माँ, ये ब्रह्मा। या फिर आप लिखो तो ब्रह्मा, ये सही शब्द है। इसी प्रकार देखिए, आह्वान, ये भी गलत है। या तो आ है वान या फिर आह्वान, ये सही शब्द है। इसी प्रकार देखिए, विहल, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि है पहले आना चाहिए, विहवल या विहवल। इसी प्रकार देखिए, जिह्वा, जीव का पर्यायवाची जिह्वा, ये होगा। या तो आप लिखो जिह्वा, ये ऐसे सही है, या फिर लिखो जी है के पैर में वह जिह्वा। तो यानी अगर अपने को है को लिखने का सही तरीका आ रहा है तब हम उसको सही लिख पाएंगे। बाकी हम गलती करने की पूरी संभावनाएं रहेगी, हम गलती कर पाएंगे। इसलिए गलती को अपने को सुधारना है। गलती जो बिंदु नंबर 8 है, ये कह रहा है कि तत्सम शब्द, जो तत्सम शब्द हैं, उन तत्सम शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं? या तो ए लगा हुआ, या ई लगा हुआ, या ये लगा हुआ, या ए लगा, या फिर अयन लगा,
या आयन लगा है और या इक लगा है। अगर ये सारे प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगे हैं, चूंकि प्रत्यय अंत में लगते हैं, तो प्रारंभिक स्वर में बदलाव होता है। अगर ये प्रत्यय लगे हैं तो प्रारंभिक स्वर में बदलाव होता है। वो है तो वो आ स्वर में बदल जाएगा, और ई या ए है तो वो ऐ में बदल जाएगा, और उ ओ है तो औ में बदल जाएगा। अगर ये सारे प्रत्यय देख लीजिए वापस, ए प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, ए है, अयन है, आयन है, इक है, तो प्रारंभिक स्वर में बदलाव होगा। और वो बदलाव कैसा होगा? ए बदल जाएगा आ में, ई ए बदल जाएगा ऐ में, उ ओ बदल जाएगा औ में। आगे देख लेते हैं इसके किस प्रकार उदाहरण होंगे। जो देखिए इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, पूछे जाते हैं। ये प्रत्यय में भी पूछे जाते हैं और इस शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं, तो दो दो जगह अपने को ये काम आएंगे। अनुपातिक लिखा तो क्या लिखा? ये गलत लिखा ना, क्योंकि इक प्रत्यय लग रहा तो होना चाहिए अनुपातिक। अनुपात धन इक, अनुपात धन इक। इसी तरह देखिए अगर आध्यात्मिक लिखा है तो भी ये भी गलत लिखा है, क्योंकि होना चाहिए आध्यात्मिक, क्योंकि अध्यात्म धन इक। तो ये इन दोनों में देखिए ए स्वर आ रहा शुरू में, तो ये ए स्वर किस में बदल लिया? आ स्वर में। इसी प्रकार देखिए अगर आपने ये ऐतिहासिक लिखा है तो भी गलत लिखा है, क्योंकि सही शब्द होगा ऐतिहासिक। क्यों होगा? क्योंकि इतिहास से बना, इतिहास धन इक। तो यहां देखिए ये ई स्वर आ रहा था, ये ई किस में बन गया? ऐ में। ई स्वर किस में बदल गया? ऐ में। इसी प्रकार देखिए ये आपने अगर औद्योगिक ऐसे लिखा है तो ये भी गलत है, क्योंकि सही शब्द होगा औद्योगिक, क्योंकि उद्योग में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? इक। तो उद्योग का उ किस में बदल गया? औ में। इसी प्रकार देखिए अगर मौलिक शब्द लिखा आ रहा है तो ऐसा लिखा आ रहा है तो ये गलत लिखा आ रहा है, क्योंकि अपना होना चाहिए मौलिक, क्योंकि मूल धन इक। तो इसमें भी जो ऊ स्वर है, ये ऊ स्वर किस में बदल गया? औ में। इसी प्रकार देखिए दास रथी, ये भी गलत है, ये होना चाहिए दास रथी। छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए, क्योंकि इसमें ई प्रत्यय है। दशरथ मूल शब्द है, दशरथ धन ई, इसलिए दासरथी हो जाएगा। इसमें ए था जो वो किस में बदल गया? आम में। इसी प्रकार देखिए ये मैंने लिखा दीति, तो ये दीति जो शब्द लिखा ये गलत लिखा है, क्योंकि दीति मूल रूप से होता है ऐसा, ये शुद्ध शब्द है। दीति शुद्ध शब्द ये है। आगे कुछ उदाहरण और देख लेते हैं इसी के। देखिए अब जैसे मान लो मैंने लिखा दैत्य, ये लिखा तो ये गलत हो गया, क्योंकि होना चाहिए अपना दैत्य। क्यों? क्योंकि दीति में कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? ये। दीति में ये प्रत्यय जुड़ रहा है, तो इसमें जो ई स्वर है वो ई क्या बन गया? ऐ स्वर बन गया। ई स्वर जो है
ऐ स्वर बन गया। इसी प्रकार देखिए, अगर मैं कौनते ऐसे लिखता हूं, कौनते ऐसे लिखता हूं तो ये गलत लिखता हूं, क्योंकि सही शब्द है कौनते। सही शब्द क्या है? कौनते। क्यों? क्योंकि देखिए ये शब्द बना है कुंती में, कुंती में ए प्रत्यय लगने से। तो कुंती में जब ए प्रत्यय लगा तो कुंती का जो ऊ है वो बन गया औ। कुंती का ऊ किस में बन गया? औ में। इसी प्रकार देखिए वात्स्यायन, अब ये मैंने पहले ही शुद्ध लिख दिया क्योंकि अशुद्ध लिखा ही नहीं जाता है। तो ये अगर अशुद्ध ऐसा आ जाए वत्स्यायन, तो ये अशुद्ध है, ये सही शब्द है। तो ये कैसे बना देखिए, ये शब्द बना आपका वात्स्य धन अयन। अब मूल शब्द ही वात्स्य है, तो इसमें आ स्वर है ही है, तो आ स्वर है तो आई बना। अगर आ भी होगा तो आई बनेगा, ए है तो आ बनेगा, आ है तो वो भी आ बनेगा। इसी प्रकार देखिए सौंदर्य, ये भी मैंने शुद्ध लिख दिया, अशुद्ध ऐसे होगा मान लो सौंदर्य। अगर ऐसा है तो ये सौंदर्य कैसे बना? सुंदर जो शब्द है उसमें ये प्रत्यय लग गया, सुंदर शब्द में ये प्रत्यय लग गया, तो सुंदर में ऊ स्वर है, ऊ बन गया औ में। तो ये जो है कुछ शब्द जिनमें प्रत्यय लगने से पहले प्रारंभिक स्वर में बदलाव होता है, वो बदलाव मैंने बता दिया। वापस मैं बता दूं बदलाव क्या होता है। बदलाव होता है अगर ए और आ है तो ये बन जाता आ, ई और ए है तो ये बन जाता आई, और ऊ और ओ है तो ये बन जाता औ। ये बदलाव होता है, ये बदलाव अपने को ध्यान रखना है। ये अब देखिए आगे का बिंदु हम देख लेते हैं और किस प्रकार की जो है गलतियां होती है। बिंदु संख्या 9 में देख लेते हैं किस प्रकार की गलती और हो सकती है। बिंदु संख्या 9 में जो भाववाचक संज्ञा है संस्कृत की, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा वाले हैं। तो जो संस्कृत के शब्द भाववाचक संज्ञा वाले हैं, तो भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं? भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं हम दो तरीके से। एक तरीका है कि या तो आप उसमें जो है ये प्रत्यय लगा दो, या फिर ता प्रत्यय लगा दो। या तो आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे वो ये प्रत्यय लगा दो या ता प्रत्यय लगा दो, लेकिन गलती कहां होगी? लेकिन गलती वहां होगी जहां आप ये का और ता का दोनों का प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग करेंगे, तो वहां क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। वो शब्द क्या हो जाएगा? त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, वर्तनी की उसमें अशुद्धि हो जाएगी। इसलिए दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करना, या तो आप ये का प्रयोग कर लीजिए या फिर ता का प्रयोग कर लीजिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसके उदाहरण है। तो देखिए उदाहरण हम देख लेते हैं। अगर आपके पास लिखा आ रहा है ऐसे सौंदर्यता, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहां आप पता करेंगे तो ये के बाद ता आ रहा है। या तो आपको शब्द लिखना चाहिए क्या? सुंदरता, तो इसमें क्या आ रहा है? ता प्रत्यय आ रहा है। या फिर आपको लिखना चाहिए सौंदर्य, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा? ये प्रत्यय आ रहा। तो या तो ता अलग लिख लीजिए
या ये अलग लिख लीजिए, लेकिन अगर ये और ता अगर यहां दोनों एक साथ प्रयुक्त करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे और देखिए उदाहरण, निरंतरता, ये निरंतरता है तो इसमें भी जो है ता प्रत्यय और ये जो है वो गलत है, क्योंकि मूल सही शब्द होगा निरंतर। एक तो ये सही शब्द है, या फिर होगा निरंतर्य, निरंतर्य यहां होना चाहिए आपका निरंतर्यता, या निरंतरता भी होगा तो भी गलत हो जाएगा ये। फिर देखिए, अगर आप स्वस्थता ऐसे लिखते हैं या फिर आप लिखते हैं स्वास्थ्यता तो भी गलत है, क्योंकि सही शब्द है एक तो है आपका स्वस्थ या फिर एक है स्वास्थ्य। एक तो है स्वस्थ, एक है स्वास्थ्य। इसी प्रकार देखिए औदार्यता, अगर ये लिखते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि या तो आप लिखो, ये गलत हो गया, उदारता, या फिर लिखो आप औदार्य। इसी प्रकार देखिए वात्सल्यता, ये शब्द है तो वात्सल्य या तो ऐसे लिखो या फिर लिखो वत्सलता। इसी प्रकार देखिए स्वातंत्र्यता, स्वातंत्र्यता, इसको आप लिखेंगे या तो लिखो स्वतंत्र या लिखो स्वातंत्र्य। इसी प्रकार एक साम्यता भी है जो यहां मैं लिख रहा हूं इधर, साम्यता ये गलत है, या तो लिखो समता या लिखो साम्य। ये दोनों जो है मूल शब्द हैं, और या तो ता प्रत्यय लगाइए या फिर आप ये प्रत्यय लगाइए। अपन बिंदु संख्या 10 में चलते हैं। बिंदु संख्या 10 देखिए, जो रेफ है, रेफ का मतलब ये रे आधा, इसकी मात्रा कैसे लगती है, ऐसे उल्टी, या इसको हम कह सकते हैं स्वर रहित, स्वर रहित। इसकी क्या विशेषता है, ये बोला पहले जाता है और लिखा बाद में जाता है। बोला तो पहले जाएगा और लिखा बाद में जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं आशीर्वाद, लेकिन अगर ये गलत लिखा होगा तो ऐसा आएगा, और रे यहां लग रहा तो ये बोलने पर हम क्या बोलेंगे, इसको आशीर्वाद बोलेंगे। लेकिन अपने को शुद्ध कैसे लिखना, आशीर्वाद, ये रर्रा जो आपका वहां पे आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए परिवर्तन, तो परिवर्तन में जो र है वो व पे आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परि व र यहां बोला जा रहा तो उसके आगे वाले तय पे र लगा दीजिए, परिवर्तन। इसी तरह देखिए अंतर्गत, तो अगर तय पे लग जाता र तो गलत है, क्योंकि आपका सही शब्द होगा अंतर्गत। इसी प्रकार देखिए सार्थक, तो कै पे लगता तो ये गलत है, क्योंकि आपका सही शब्द है सार्थक। इसी प्रकार स्वार्थी, अगर ये यहां लग जाता रहा तो गलत है, सही शब्द है स्वार्थी। कुल मिलाकर बात यह है कि रे बोला पहले जाएगा और लिखा उसके आगे वाले वर्ण पे जाएगा। अगर आपने पहले लिख दिया तो वहां गलत हो जाएगा। तो 11वां बिंदु देखिए किस प्रकार की गलती और हो सकती है। वो हो सकती है पुल्लिंग से
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तब। पुल्लिंग से जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तब ये ध्यान रखना कि जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम का मतलब कौन से, संस्कृत के तत्सम शब्दों में जो स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगता है वो इन्हीं प्रत्यय लगता है। इन्हीं प्रत्यय से हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। अगर आपने इन तत्सम शब्दों में नी प्रत्यय लगा दिया तो वो शब्द क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि तत्सम शब्दों में आपको इन्हीं प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाना है, और अगर आपने नी प्रत्यय लगा दिया तो वहां गलत पूरा शब्द हो जाएगा। जैसे मैं कमलनी, कमल से कमलनी बना दिया तो ये गलत हो जाएगा, सही शब्द होगा कमलिनी। इसी प्रकार देखिए ये सरोज मूल शब्द है, और अगर मैंने इसमें नी लगा दिया, सरोजनी कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, सही शब्द होगा सरोजिनी, इनी लगाना चाहिए। फिर इसी प्रकार देखिए विरहणी, विरह से बन गया विरहणी, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि मुझे बताना है विरहिणी, ये सही शब्द होगा। इसी प्रकार देखिए ये भुजंग, सांप का पर्यायवाची है भुजंग, और इसमें लग गया नी, भुजंगिनी, लेकिन ये गलत है, सही शब्द होगा भुजंगिनी, सर्पिणी। इसी प्रकार देखिए ये सर्प है और सर्प में नी लगा दिया, लेकिन ये गलत हो गया, सही शब्द होगा सर्पिणी। इसी प्रकार देखिए ये यक्ष है और इसमें नी लगा दिया, लेकिन ये गलत हो गया और सही शब्द होगा यक्षिणी। यानी सीधी सी बात है, ये नी प्रत्यय हिंदी के शब्दों में लगेगा और इन्हीं प्रत्यय संस्कृत के शब्दों में लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब लिंग परिवर्तन पूछा जाता है तब भी ये आता है, और शब्द शुद्धि में भी ये पूछा जाता है। अब अपन जो है 12वां जो अपना टॉपिक है, 12वां जो बिंदु है वो देख लेते हैं। बारहवां बिंदु क्या कह रहा है, देखिए 12वां बिंदु ये कह रहा है कि यदि भविष्य काल में क्रिया, भविष्य काल में क्रिया भविष्य काल में क्रिया का बहुवचन रूप हो, बहुवचन पुल्लिंग रूप हो, बहुवचन पुल्लिंग रूप हो, तो वहां ये इस प्रकार का एंगे, ये प्रत्यय लगाएंगे। अगर आपने ये वाला प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया तो वो गलत हो जाएगा। किस प्रकार गलत हो जाएगा ये बहुत बारीकी से देखेंगे। ये लिखा मैंने करेंगे, बोलेंगे तो हम कैसे उसको करेंगे, लेकिन मैंने इसको अनुस्वार जो गलत लगा दिया, ये लगाएंगे करेंगे। यानी ये जो बिंदी है यहां नहीं आनी चाहिए और रे के ऊपर ये बिंदी आनी चाहिए। इसी प्रकार देखिए पढ़ेंगे, अगर यहां लगा दिया मैंने तो फिर गलत कर दिया, क्योंकि मुझे लिखना है पढ़े, डे पे लगाएंगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार देखिए लिखेंगे, या फिर अगर मैं गे पे लगाता हूं तो ये गलत लगाता हूं, मुझे लगाना है लिखेंगे। तो इनको थोड़ा लिखने में अपने को ध्यान रखना है। एंगे प्रत्यय किस प्रकार लगेगा, यानी लास्ट में बिंदी नहीं आएगी, लास्ट से सेकंड नंबर पर बिंदी आएगी। 13वां बिंदु क्या कह रहा है, 13वां बिंदु ये कह रहा है कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनका जब लिंग परिवर्तन किया जाता है तो कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं, उनके कारण गलती हो जाती है। जैसे कुछ विशिष्ट शब्द क्या है, मूल शब्द होता है कवि, लेकिन
ये हिंदी में होता है, संस्कृत में होता है ये कवय। इसी प्रकार जो संस्कृत में शब्द होता है वो होता है रचय। तो ये मूल शब्द हैं और इनके कारण जो है शब्द में त्रुटि हो जाती है। दो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए कैवयत्री, या तो ये ऐसे आएगा, ये आएगा कैवियत्री। अगर ये है तो ये दोनों ही शब्द जो है क्या है, गलत है। क्योंकि हमने क्या कहा, हमने ये देखा यहाँ कि मूल शब्द क्या है, कैवय। अब इसमें इत्री प्रत्यय लगेगा तो ये ई पे लग जाएगा और कवयित्री हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दें इसको, क्योंकि कवय शब्द है तो इत्री प्रत्यय लास्ट में लगेगा। इसी प्रकार देखिए, या तो अगर आप रचयिता लिखते हैं ये ऐसे तो ही गलत है, या फिर आप रचयिता ये लिखते हैं तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो मूल शब्द है अपना वो रचय है, और जब रचय ये में ईता प्रत्यय लगाएंगे तो रचयिता ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब अगला बिंदु देख लेते हैं, बिंदु नंबर 14। वो क्या कह रहा है, किस प्रकार जो है और हम गलती करते हैं और उनको जो है हमें दूर करना है। तो बिंदु नंबर 14 हम देख लेते हैं। बिंदु नंबर 14 कह रहा है कि हिंदी जो शब्द हैं, हिंदी शब्द, इनकी जो अंतिम ध्वनि है, हिंदी शब्द जो हैं इनकी जो अंतिम ध्वनि है वो अल्प प्राण हो गई है, अल्प प्राण हो गई है, जबकि वह महाप्राण होनी चाहिए। अब यहां आपको ध्यान होना चाहिए कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। तो अल्प प्राण है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो देखिए यहां कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि हिंदी शब्दों की जो अंतिम ध्वनि वो हम क्या लिखने लग गए हैं, वो अल्प प्राण लिखने लग गए हैं, जबकि होनी क्या चाहिए वो महाप्राण। तो हम अगर महाप्राण लिखेंगे तो हमारा शब्द शुद्ध हो जाएगा, और यदि हम महाप्राण नहीं लिखेंगे तो हमारा शब्द अशुद्ध हो जाएगा। देखिए अगर हमारा शब्द है स्वादिष्ट, क्या शब्द है, स्वादिष्ट, तो ये टे टमाटर का है, ये क्या है, अल्प प्राण है। तो ये गलत है, हम स्वादिष्ट बोलने लग गए हैं, जबकि सही शब्द होगा स्वादिष्ट। क्या होगा, स्वादिष्ट। इसी तरह देखिए कुष्ठ, ये होना चाहिए कुष्ठ। इसी प्रकार देखिए ये ज्येष्ठ, ये होना चाहिए ज्येष्ठ। इसी प्रकार देखिए पृष्ठ, ये होना चाहिए पृष्ठ। इसी प्रकार देखिए छट्टा, ये होना चाहिए छठा। इसी प्रकार देखिए वरिष्ठ, ये होना चाहिए वरिष्ठ। इसी प्रकार देखिए घनिष्ठ, ये होना चाहिए घनिष्ठ। इसी प्रकार देखिए बलिष्ठ, ये होना चाहिए बलिष्ठ। अब इसी प्रकार देखिए ये दोखा, ये कै भी अल्प प्राण है, होना चाहिए अपना दोखा। इसी प्रकार देखिए ये धना डे है, तो ये भी अल्प प्राण है, होना चाहिए आपका धनाढ्य। तो ये अल्प प्राण को जो है
अपने को महाप्राण में लिखना, वो मूल रूप में वही लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दें, देखिए ये वरिष्ठ में ये इष्ट, सॉरी बड़ा नहीं आएगा, ये जो वरिष्ठ हमने लिखा है ये वरिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है। यहां पर भी कौन सा प्रत्यय है? इष्ट प्रत्यय है। यहां पर भी कौन सा प्रत्यय है? इष्ट प्रत्यय है। लेकिन यहां ध्यान दें कि हम किसी भी प्रोग्राम में जब विशिष्ट अतिथि बुलाते हैं तो अब ये बताइए कि ये विशिष्ट ये सही है कि ये विशिष्ट सही है? कौन सा सही है? तो यहां ये वाला विशिष्ट सही है, क्योंकि ये विधन शिष्ट शब्द से बना है और शिष्ट बना शिष्टाचार से। तो इसलिए ये यहां ध्यान दें, यहां आप ये ठे कर देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए विशिष्ट इसमें टे टमाटर का आएगा, बाकी सब में जो है महाप्राण ध्वनि आएगी। अब देखिए अपना जो अंतिम बिंदु की ओर हम चल रहे हैं, बिंदु नंबर अपना जो है वो है 15। बिंदु नंबर क्या है? 15। तो 15 नंबर देखिए, अगर संस्कृत के ऐसे कुछ संस्कृत के अलंत वाले शब्द, संस्कृत के अलंत वाले शब्दों की अगर अपने को जानकारी है तो हम सही कर पाएंगे। जैसे आपद, ये सही नहीं है आपद, ये आपद ऐसे लिखा जाएगा, आत्मवत ऐसे लिखा जाएगा, आयुष्मान ऐसे लिखा जाएगा, लास्ट में अलंत है कुल मिला के, जगत ऐसे लिखा जाएगा, पृथक ऐसे लिखा जाएगा, परिषद ऐसे लिखा जाएगा, फिर संसद ऐसे लिखा जाएगा। ये सब मैं शुद्ध शब्द लिख रहा हूं मैं। भाग्यवान ऐसे लिखा जाएगा, वृहत ऐसे लिखा जाएगा, बुद्धिमान ऐसे लिखा जाएगा, भाषाविद ऐसे लिखा जाएगा, श्रीमान ऐसे लिखा जाएगा और संवत ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये जो शब्द हमने लिखे हैं इनके लास्ट में अगर हमने अलंत लगा रखा है तो ये सारे शब्द क्या हैं? शुद्ध हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं जो अलंत लगते हैं। अब 16वां बिंदु अपना वो देख लेते हैं। बिंदु नंबर 16 क्या कह रहा है? बिंदु नंबर 16 ये कह रहा है कि संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं मूल शब्द ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो ई युक्त होते हैं, लास्ट में ई आता है लेकिन न प्रत्यय लगा होता है। ई युक्त न प्रत्यय, तो इसको समझ लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम हिंदी में तो लिखते हैं स्वामी और संस्कृत में लिखते हैं स्वामिन। क्या लिखते हैं? स्वामिन। तो ये यहां पर ई सब ई स्वर है और न प्रत्यय है। तो इस कारण जब हम हिंदी में कुछ शब्दों को लिखते हैं तो वहां गलती कर जाते हैं। तो अपने को मूल शब्द ये वाले से ही मानने हैं संस्कृत के। जैसे देखिए प्राणी तो ऐसे लिखेंगे, प्राणी तो ये शुद्ध है, लेकिन अगर मैं प्राणी विज्ञान लिखूंगा तो ये प्राणी विज्ञान ऐसे हो जाएगा, प्राणी छोटा हो जाएगा, यहां ये छोटी मात्रा का हो गया। इसी प्रकार देखिए अगर मैं स्वामी लिख रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा, लेकिन स्वामी भक्त लिख रहा हूं तो यहां जो है ये छोटी की मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए अगर मैं पक्षी लिख रहा हूं तो ये पक्षी सही है, लेकिन अगर मुझे पक्षी राज करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, या पक्षी गण करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि मूल शब्द क्या है? पक्षिन है। मूल शब्द क्या है? पक्षिन है। इसी प्रकार देखिए
यदि आपको विद्यार्थी गण करना है, विद्यार्थी शब्द ये शुद्ध है, लेकिन विद्यार्थी गण करना है तो ये विद्यार्थी गण, इसमें भी यहां पर जो है छोटे ई की मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत में अलग होते हैं, जैसे योगिन शब्द है, ये संस्कृत में इस प्रकार होता है योगिन, तो योगीराज जब बनेगा तो ये योगीराज ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों में हमें उलझना नहीं है, उनको ध्यान रखना है। और अंतिम इस शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है, बिंदु है कि किस प्रकार हमें ध्यान रखने वाली बात है, वो है आपके 17 नंबर की। 16 बिंदु हमने पढ़ लिए, 17वां बिंदु क्या है कि करण शब्द अगर लग रहा हो कहीं अंत में करण के पहले, अंत में करण के पहले ईश्वर युक्त व्यंजन लगाना, यानी बहुत सिंपल है। मैंने लिखा केंद्र, ये केंद्र तो ये शुद्ध शब्द है, लेकिन मुझे अगर केंद्रीकरण लिखना है तो मैं ये केंद्रीकरण अगर लिखता हूं तो ये गलत लिखता हूं। इसका सही शब्द है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। इसी प्रकार देखिए, यदि मुझे लिखना है तुष्टीकरण, तो ये अगर मैं ये इस तरह से तुष्टीकरण लिखता हूं तो ये गलत लिखता हूं। सही शब्द है तुष्टीकरण, क्योंकि यहां पर आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है, क्योंकि आगे करण आ रहा है। इसी प्रकार देखिए, शुद्ध शब्द और कौन कौन से हो सकते हैं आपके, मानवीकरण ये शुद्ध होगा, मानवीकरण शुद्ध होगा। प्रस्तुतिकरण, ये प्रस्तुतिकरण शुद्ध होगा। इसी प्रकार देखिए, शुद्धिकरण ये शुद्धिकरण शुद्ध होगा। वृद्धिकरण, ये फिर देखो मैं यहां गलत लिख लिया मैंने, ये वृद्धिकरण सही होगा। इस प्रकार अगर इन 17 बिंदुओं में जो छोटी छोटी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, अगर इनको हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और अच्छी तरह से सीख लेंगे तो शब्द शुद्धि के बहुत सारे जो प्रश्न है वो हम हल कर पाएंगे।